जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और बच्चों, आज की क्लास में मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये आपकी क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आप लोग को बताता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों, इसी के पैरेलल आप एक और टॉपिक पढ़े होंगे या जानते होंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, यह सारी चीज़ें जानने के लिए आपको एक बार इसको प्रॉपर तरीके से समझना होगा, जानना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवॉइजियर। एक केमिस्ट थे, उनका नाम था लेवॉइजियर। उन्होंने इस लॉ को प्रोपगेट किया था। और ये लॉ है बहुत सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आप सब जानते हैं इसमें है क्या बेसिकली कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है बच्चों, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मतलब किसी भी प्रोसेस के थ्रू मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो रहा इसका स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, अब अगर आपसे कोई कहेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन, ओके, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन का मतलब ये हुआ, अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एनी केमिकल कॉम्बिनेशन मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, अब यह प्रश्न ज़रूर उठेगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। और वो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी हुई है, देखिए N2+3H2 गिव्स 2NH3। आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि ये तो सिंपली नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 क्यों कहाँ से आया, और यहाँ अमोनिया NH3 लिखा है, तो ये 2 कहाँ से आया। तो देखिए, इसी में मैं दोनों बातों का आपको आंसर दूंगा। पहले हम लोग इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में जो चीज़ें लिखी जाएंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और राइट साइड में जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो कहलाती हैं प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ रिएक्टेंट क्या है तो आप बताओगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। ये देखिए, मैंने ब्रैकेट में जी लिखा है, जी स्टैंड्स फॉर गैस। और किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का जो बेहतरीन तरीका माना जाता है वो यही माना जाता है कि आप ब्रैकेट में उसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन कर दें। ठीक है बच्चों, इसी तरह यहाँ जो NH3 बन रही है वो भी अमोनिया गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको इसका रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करना होगा तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, 2 है तो 14 इंटू 2 आपने कर दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल या कुल मिला के हम कह सकते हैं 6 एटम्स हैं। ठीक है बच्चों, 6 एटम्स, तो 6 इंटू 1 आपने कर दिया, 28 + 6 ये आ गया 34। And in the same way, when you will proceed on right side, you will find that it is NH3 अमोनिया का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालोगे तो 14 + 3 17 होता है, और 17 में 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 34 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख लो LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम आ गया है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब चलिए मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे जो मैंने अभी इसके पहले कहा था। देखिए, आप जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो आपके टीचर्स, आपके एग्जामिनर आपसे ये कहते होंगे, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करें। क्या आपने कभी पूछा है उनसे कि हमको बैलेंस करना क्यों चाहिए, या नहीं पूछा है तो क्या यह क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है? तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि इन ऑर्डर टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। और यह भी जान लीजिए कि क्वेश्चन की इसकी फॉर्मेटिंग भी कई तरीके से हो सकती है। अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछेगा ये तो केवल पूछेगा स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको स्टेटमेंट लिख देना है। अगर पूछेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद एग्जांपल, इट मीन्स आपको विद एग्जांपल बताना होगा और तब जाकर आपका यह फुलफिल होगा। ठीक है बच्चों, और इसके साथ आप एक चीज़ और जान लीजिए कि हाँ, अब यह क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि सर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमको दिया गया रहेगा या हमको याद करना रहेगा। तो बच्चों देखो, ये बहुत
छोटी सी बात है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि अब आप 11th क्लास में हैं, आप 12th क्लास में हैं, तो आपसे एग्ज़ामिनर की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप पीरियोडिक टेबल के जितने ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अगर आप याद रखें, वो आपके लिए ही बेटर है। आपको आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में यूटिलाइज़ भी होगा ये। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। और अगली क्लास में हम फिर से किसी नए टॉपिक के साथ आएँगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।